ओवर द टाइम जब आप उसको कंडक्ट करें तो आपके रिजल्ट सेम अगर मिल रहे हैं तो आपका टेस्ट रिलायबल इन नेचर हो। मेजर किया जाता है दो तरीके से, एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी प्रोसीजर, इंटरनल कंसिस्टेंसी प्रोसीजर। एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी प्रोसीजर में रिलायबिलिटी के जो टाइप्स आते हैं वो आते हैं हमारे पास टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, अल्टरनेटिव और पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी हम कह सकते हैं। इंटरनल कंसिस्टेंसी की जहां पर हमने बात की, इंटर रेटर रिलायबिलिटी जहां पर आपको एक से ज्यादा ऑब्जर्वर रेटर मिल जाते हैं जो आपके रिजल्ट्स को मेजर करते हैं। इंटर आइटम कंसिस्टेंसी हम मेजर करते हैं, इंटर आइटम की कोरिलेशन की जाती है, ना कि कंप्लीट टेस्ट की। स्प्लिट ऑफ रिलायबिलिटी में आप क्या करते हैं, आइटम्स कोरिलेशन है। हुडर रिचर्डसन में भी ऐसा ही किया जाता है। क्रोनबाक अल्फा में क्रोनबाक अल्फा की वैल्यू हमें बताती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। दिस इज अंकुश टिप्टान। वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एमपीसी 005 लेसन सेकंड, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। सो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को हमको स्टडी करने से पहले हम रिसर्च का फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर चुके हैं एमपीसी 005। अगर आपने नहीं देखा तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन रिसर्च में वहाँ पर लेसन मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टर्म्स हमको ऐसी मिली थी जो कि नई नई थी, है ना। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी उनमें से एक टर्म्स थी जिनको मैंने कहा था कि फर्दर हम चैप्टर्स, कंप्लीट चैप्टर इन पर है जो रीड करेंगे और स्टडी करेंगे। तो वो टाइम आ गया, अब रिलायबिलिटी और वैलिडिटी कंप्लीट समझने का टाइम आ गया। चलिए समझते हैं क्या होता है रिलायबिलिटी और क्या होती है वैलिडिटी। सो रिलायबिलिटी को ना, मान लीजिए आपके पास क्या है, आपने रिसर्च की है, ठीक है, या फिर आपके पास टेस्ट बनाया, आपने कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया है या कोई मेज़रमेंट है, उसको रिलायबल कब कहा जाएगा ये मैंने समझाया था पिछली वीडियो में एक एग्जाम्पल के साथ। कौन सा एग्जाम्पल था? वेइंग मशीन का एग्जाम्पल लिया था ना हमने यहाँ पर। तो वहाँ पर हमने क्या कहा था, आपने क्या किया, एक मशीन बनाई, इसका नाम क्या है, वेइंग मशीन, और किसको मेज़र किया था, आरव को। अब जब आरव को मेज़र किया तो उसका रिज़ल्ट क्या आया, 150 kg, 100 kg मीन्स 150 किलो और 100 ग्राम, है ना। और यहाँ पर 150.50 ग्राम हम किलोग्राम कहेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि रिजल्ट्स है ना लगभग अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं सेम है, 150, 150.100, 150.50, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और सिमिलरली आपको क्या देखने को मिले, अगर आपकी वेइंग मशीन क्या कर रही है, आरव को ही फिर से मेज़र किया जा रहा है, लेकिन अब की बार रिज़ल्ट 148 kg, 150 kg या फिर 149 kg के करीबन आपको शो किया जा रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, वेरिएंस। अलग अलग आपको है जो रिज़ल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। मशीन वही है, हमारा इंस्ट्रूमेंट वही है, वेइंग मशीन मेज़र करने की, हमारा पार्टिसिपेंट्स वही है, आरओ, है ना, लेकिन रिज़ल्ट्स अलग अलग आ रहे हैं। यहाँ पर 148, 150, 149। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, जो हमारा मशीन है, हमारा ये टेस्ट, रिसर्च, इंस्ट्रूमेंट, आप इसे कुछ भी कंसीडर कीजिए, ये रिलायबल नहीं है। क्यों रिलायबल नहीं है? जब कभी हमने इसको बार बार टेस्ट किया, द टाइम व्हेन वी कंडक्ट आवर टेस्ट और इंस्ट्रूमेंट, इफ़ it is not providing us a consistent result, that means it is not reliable in nature, हम ये कहेंगे। अदरवाइज ये रिलायबल होगा, कब होगा, अगर ये कंसिस्टेंसी में हमें सेम आंसर या सेम रिजल्ट्स प्रोवाइड करवा रहा है तो वो रिलायबल होगा। तो अब चलते हैं थियरी पर और समझते हैं रिलायबिलिटी को, है ना। ये आपको समझ में आ गया कि कोई भी टेस्ट, कोई भी मेज़रमेंट आपको लगातार रिजल्ट्स दे रही है तो आप उसको क्या कहेंगे, आप उसको रिलायबल कहेंगे। अब रिलायबिलिटी का क्या बेनिफिट होता है, अगर आपके रिजल्ट्स यहाँ पर सेम आ रहे हैं और आपको पता चल जाता है कि अरे मेरा सोर्स रिलायबल है, तो ये क्या शो करेगा कि आपका डाटा क्या है, ऑथेंटिक डाटा है, ठीक है, ऑथेंटिक डाटा है, आपने कोई गड़बड़ नहीं की है सिस्टम से, आपने रिसर्च के स्टेप्स को फॉलो किया है, ठीक है, आपका जो रिसर्च का मेथड है वो भी प्रॉपर है, इसीलिए आपका रिजल्ट्स रिलायबल आ रहा है, इसलिए आपको बार बार सेम रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो रिलायबिलिटी हमारी रिसर्च में इस तरह हेल्प करती है, वो बताती है कि आपकी जो रिसर्च है वो रैंडम एरर्स या एक्सट्रेनियस वेरिएबल या कंफाउंडिंग वेरिएबल्स, अब ये भी नई टर्म्स हैं आपके लिए, इनको भी समझेंगे, घबराइएगा मत, ठीक है, इनसे अफेक्ट नहीं हुई है, आपका रिज़ल्ट बिल्कुल सही है, आपकी रिसर्च रिलायबल है, ठीक है। अब एक बार थियरी पर चलते हैं, एग्जाम्पल आप खुद पढ़ लीजिएगा यहाँ से।
When a measurement or a research instrument is reliable, it means that if the same measurement is taken multiple times under similar conditions, it should yield consistent and similar result each time. आपको हर बार क्या मिल रहा है? Same results if you are getting, that means your test measurement research is reliable in nature simply. That's it. So highly reliable is essential in research to ensure that the collected data phenomena being studied and is not influenced by random error. Similarly जो मैंने अभी बताया सेम है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है यहाँ पे लिखा गया. तो अभी तो मैंने यहाँ पर आपके लिए क्या पढ़ा, थियरी भी पढ़ी, आपको समझाया, रिलायबिलिटी आपको समझ आ गया. अगर आप रिसर्च करते दौरान अगर कोई टेस्ट बनाते हैं, चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं. आपने क्या किया, अब ये शेप आप थोड़ी सी ठीक कर लीजिएगा इसको. ये क्या है हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट. हमने इसको क्या बनाया, इंटेलिजेंस टेस्ट हमने एक रिसर्च करने के बाद एक इंटेलिजेंस टेस्ट है जो यहाँ पर तैयार किया है. इसमें है 100 आइटम्स. क्वेश्चन 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 100 तक यहाँ पर. ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट आपने यहाँ पर बनाया है. अब हमें इसकी रिलायबिलिटी चेक करनी है. इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया है, रिलायबिलिटी कैसे चेक करेंगे, हमने क्या लिया, रुचि को लिया और रियांशी को लिया. हमारे पास 2 पार्टिसिपेंट्स हैं. चलिए रुचि को कैंसिल कर देते हैं, रियांशी को ही बुला लेते हैं अभी. तो क्या करेंगे, रियांशी के ऊपर हम क्या करेंगे, ये टेस्ट अप्लाई करेंगे. अब उसके ऊपर, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर हम चिपका देंगे, ऐसा कुछ नहीं है. रियांशी को बुलाया जाएगा, उसको ये टेस्ट, ये परफॉर्मा दिया जाएगा और उसको कहा जाएगा इस टेस्ट को आप फिल करें, इसको कंप्लीट करके हमें दें. तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, रिज़ल्ट मिलेगा. सिंपली मान लीजिए 100 में से इसने कितना स्कोर किया, 75. ओके, कितना स्कोर किया, 75 फर्स्ट अटैम्प्ट में. ठीक है, फर्स्ट अटैम्प्ट में इन्होंने क्या किया, 75 किया. नेक्स्ट अटैम्प्ट में इन्होंने किया 75.5, या उससे नेक्स्ट अटैम्प्ट में इन्होंने किया 74.9 समथिंग, इस तरह से. ठीक है, अब ये मार्किंग आप देख लीजिएगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ. रिजल्ट्स आपके अप्रोक्सीमेटली सेम आ रहे हैं. 3 बार आपने, एक बार किया आपने पहले महीने में जनवरी में, उसके बाद आपने मार्च में किया, उसके बाद फिर आपने अप्रैल मई में लगा लीजिए, जून में लगा लीजिए, 2 महीने के गैप में आपने किया और ये कंसिस्टेंस रिजल्ट दे रहा है. तो इसका मतलब क्या है, आपने जो इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया है वो क्या होगा, रिलायबल होगा. क्या होगा, रिलायबल होगा. अंडरस्टैंड. अब रिलायबिलिटी कह रहा हूँ मैं, रिलायबिलिटी को मेज़र करने किन किन तरीक़ों से, कौन कौन से मेथड्स है, कितने टाइप्स है रिलायबिलिटी के, इन सभी को हम जो डिस्कस करते हैं. रिलायबिलिटी को हम समझते हैं 2 प्रोसीजर से. 2 कौन से प्रोसीजर हैं, एक्सटर्नल प्रोसीजर, कंसिस्टेंसी, मैं भूल गया, एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी प्रोसीजर, इंटरनल कंसिस्टेंसी प्रोसीजर. ओके, अब एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी प्रोसीजर में कौन कौन सी रिलायबिलिटी आती है, इंटरनल में कौन कौन सी आती है, मैं एक बार उनके नाम बता देता हूँ. सबसे पहली रिलायबिलिटी आती है हमारे पास एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी में टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी. अब ये रिलायबिलिटी कौन से, ये सभी ना आप थियरी पढ़ेंगे ना, आपको सेम बिल्कुल में देखने को मिलेगा. टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी क्या कहती है कि ये हमारे पास एक टेस्ट है जिसका नाम हमने टेस्ट ए रख दिया, टेस्ट ए इंटेलिजेंस टेस्ट, और ये हमने किस पे अप्लाई किया, अभी किस पर अप्लाई किया, रियांशी पर अप्लाई किया. ओके, रियांशी पर जैसे ही हमने यहाँ पर अप्लाई किया तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया, 75 रिज़ल्ट आया. फिर हमने 2 महीने के गैप पर उसको फिर से क्या किया, फिर उसको दिया कि आप इसको फिल करके दें, फिर आपके पास 75 रिज़ल्ट आया. फिर हमने 2 महीने के बाद इसको अप्लाई किया, 74 रिज़ल्ट आया. तो हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, सेम टेस्ट है हमारे पास, सेम हमारे पास पार्टिसिपेंट हैं, लगभग सिमिलर कंडीशंस.
हम एक ही टेस्ट को सेम पार्टिसिपेंट्स में सेम कंडीशंस के साथ जो अप्लाई कर रहे हैं, इट मीन्स आपको रिजल्ट सेम मिल रहे हैं, तो आपका वहाँ पर टेस्ट रिलायबल होगा। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी कहेंगे कि एक ही टेस्ट को बार बार रीटेस्ट किया जा रहा है, दैट मीन्स टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी वहाँ पर शो होगी अगर इन रिजल्ट्स में हाई कोरिलेशंस देखने को मिलती हैं। तीनों के स्कोर देखिए आप 75, 75.5, 74.9, तीनों के स्कोर में हाई कोरिलेशन देखने को मिल रही है। इट मीन्स यहाँ पर टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी शो हो रही है, आपका टेस्ट रिलायबल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी कहते किसे हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी प्रोसीजर में ही अल्टरनेटिव, एक सेकेंड ब्लैक लेते हैं, चलिए अल्टरनेटिव। नेक्स्ट आता है हमारे पास अल्टरनेटिव रिलायबिलिटी। अब अल्टरनेटिव रिलायबिलिटी का नाम एक और है जिसको हम कहेंगे पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी या फिर इक्विवेलेंट रिलायबिलिटी। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, आपने क्या किया, ये तो एक टेस्ट ए है, आपने क्या किया, एक टेस्ट बी कंडक्ट किया जहाँ पर ये मान लीजिए ये टेस्ट बी है और इसमें भी 100 आइटम्स हैं आपके पास। आइटम्स यहाँ पर क्वेश्चंस को बताया जा रहा है, ठीक है, 100 आइटम्स हैं और आइटम्स की डिफ़िकल्टी सेम है। ठीक है, डिफ़िकल्टी सेम कैसे, मतलब आप एग्जांपल से समझिए। यहाँ पर मान लीजिए एक टेस्ट आपने बी और एक टेस्ट आपने यहाँ पर सी बना लिया। ए टेस्ट वाले को अभी ड्रॉप कर दीजिए, वो इंटेलिजेंस टेस्ट है, इसीलिए यहाँ पर आपने मैथमेटिक्स का टेस्ट बनाया है, सेम बिल्कुल सेम, बस आपने क्या किया, डिजिट्स चेंज कर दी। जो नंबर्स होते हैं ना, अगर आपने 10th या +2 में देखा होगा, जो बोर्ड एग्ज़ाम होते थे वहाँ पर है जो कोड आते थे एग्ज़ाम्स में, जो क्वेश्चन पेपर कोडेड आते थे, उन कोड्स में क्या होता था, सिर्फ डिजिट चेंज हो जाती थी, सेम फिनोमिना, सेम जो फॉर्मूला लगाया जाता था सभी क्वेश्चन पेपर में। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता था वो बता देता था कि सभी का सेम फॉर्मूला है, आपको इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, कैलकुलेशन में थोड़ा सा फ़र्क आएगा, अदरवाइज प्रोसीजर सेम रहेगा। तो वो वहाँ पर क्या था, अल्टरनेटिव रिलायबिलिटी टेस्ट वहाँ पर है जो शो कर, हम कह सकते हैं कि वहाँ पर अल्टरनेटिव रिलायबिलिटी जो शो होगी। समझ रहे हैं कि ये टेस्ट है एक और एक ये टेस्ट है, दोनों के क्वेश्चन सेम हैं, दोनों का डिफ़िकल्टी लेवल सेम है, सेम तरह के क्वेश्चंस हैं। हमारे जो अब पार्टिसिपेंट हम क्या करेंगे, उसी पर हमें जो अप्लाई कर रहे हैं। अगर इन दोनों के रिज़ल्ट्स में मान लीजिए यहाँ पर रिज़ल्ट्स आता है रियांशी का 75 और यहाँ पर आता है 75.5, तो इट मीन्स हाई कोरिलेशंस यहाँ पर शो हो रही है इन रिज़ल्ट्स में, तो रिलायबल होगा हमारा टेस्ट, अल्टरनेटिव रिलायबिलिटी जिसे कहेंगे। समझ गए, ये था अल्टरनेटिव रिलायबिलिटी, पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, इक्विवेलेंट रिलायबिलिटी, इसी के नाम हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी में। अब ये इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी क्या कहती है कि देखिए, एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी नहीं है, आपने अभी तक क्वेश्चन पूछा कि हम डायरेक्ट उसके पार्ट्स पर चले गए, एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी प्रोसीजर को हमने नहीं समझा, इंटरनल कंसिस्टेंसी प्रोसीजर को हमने नहीं समझा। तो एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी प्रोसीजर क्या करती है, कंप्लीट टेस्ट का जो रिज़ल्ट आता है 75, 75.5, दो टेस्ट की कोरिलेशन चेक की जा रही है। यहाँ पर भी हमने क्या किया, कंप्लीट टेस्ट का जो रिजल्ट आ रहा था 75, 75.5 कंप्लीट टेस्ट के रिजल्ट है ये, इनको कोरिलेट किया जा रहा था। इट मीन्स एक्सटर्नली बाहर जो रिजल्ट आ रहे हैं हम उसको कोरिलेट करके हमारी रिलायबिलिटी को चेक कर रहे हैं, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी प्रोसीजर। और इंटरनल कंसिस्टेंसी प्रोसीजर में क्या हो रहा है, जो ये टर्म्स हैं ना 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो हमारी आइटम्स है, इनके बीच में कोरिलेशन चेक की जाएगी कि पहले क्वेश्चन है, मान लीजिए इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस का पहला क्वेश्चन क्या शो कर रहा है, क्या मेज़र करेगा, IQ क्यों मेज़र करेगा, किस तरह से मेज़र कर रहा है, ये स्कोर, फिर सेकंड जो आइटम है उसका IQ ही मेज़र कर रहा है, हमें चेक करना होगा उसका स्कोर। और जब हम इन दोनों स्कोर्स की कोरिलेशन, जो इनका रिजल्ट है, इनको कोरिलेट करेंगे, अगर हाई कोरिलेशन होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर हाई कंसिस्टेंसी, इंटरनल कंसिस्टेंसी शो करेगा हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, रिलायबिलिटी शो होगी टेस्ट की इंटरनली।
समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? एक्सटर्नली में कंप्लीट टेस्ट और इंटरनली में जो आइटम्स होती हैं टेस्ट की, उनकी आपस में इंटर आइटम जो रिलेशंस इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक की जाती है। आई थिंक शायद आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए हो, तो प्लीज़ एक बार आप दोबारा सुन लीजिएगा, उससे आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला आता है हमारे पास स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी आती है। अब ये स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी क्या होती है कि आपने ये 100 डिजिट उठाई हैं इसी टेस्ट को, ए टेस्ट है हमारे पास इंटेलिजेंस टेस्ट, इसको आपने 50-50 में डिवाइड कर दिया, 50 आइटम एक तरफ 50 आइटम एक तरफ। अब 50 आइटम को रियांशी को दिया हमने, उसका रिज़ल्ट क्या आता है वो मेज़र करेंगे। मान लीजिए आता है हमारे पास 40, और यहाँ पर इस 50 आइटम का जो रिज़ल्ट आएगा उसको मेज़र करेंगे 40। फिर दोनों रिज़ल्ट्स को इनमें कोरिलेशन देखेंगे, कितनी कोरिलेशन शो हो रही है, वो हमारी स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी शो करेगी, रिलायबिलिटी ऑफ हाफ टेस्ट। कैसे? हाफ टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। जब हमने यहाँ पर 2 टेस्ट को मेज़र किया, दोनों का स्कोर आया, स्कोर आने के बाद हमारी जो क्या था यहाँ पर, एक टेस्ट की कंप्लीट की रिलायबिलिटी शो हो रही है। अगर हम यहाँ पर एक ही टेस्ट को बीच में से ब्रेक कर रहे हैं 2 पार्ट में, और यहाँ पर आधा टेस्ट ये है आधा टेस्ट ये है, और दोनों को रिलायबिलिटी शो चेक कर रहे हैं हम दोनों की, तो यहाँ पर दोनों की नहीं होगी, आधे टेस्ट की रिलायबिलिटी आपको मिलेगी। यही इसकी लिमिटेशन है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी की। और इसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, पियर्सन ब्राउन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। क्या है वो फॉर्मूला? नोट्स में सभी कुछ राइट डाउन किया है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने वहाँ पर कुछ राइट डाउन नहीं किया, एज इट इज़ आपको एक सिंगल लाइन, हर एक सिंगल लाइन आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो पियर्सन ब्राउन फॉर्मूला कहता है ट्वाइस ऑफ RH डिवाइड बाय 1 प्लस RH। ये RH क्या है? कोरिलेशन बिटवीन 2 टेस्ट, जो स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटीज़ है इनके बीच में जो कोरिलेशन होगी वो होगा। चलिए मैं एक बार थियरी पे भी चलता हूँ, शायद आप लोग कभी कंफ्यूज हो जाएं। सो यहाँ पर हमने देखा मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग रिलायबिलिटी, एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी प्रोसीजर हमने समझ लिया। उसके बाद हमने क्या किया, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी किया। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी का एग्जांपल भी मैंने समझाया है, और वहाँ पर मैंने आपको एक जो परफॉर्मा तैयार करके समझाने की कोशिश की है। लिमिटेशन को एक बार स्किप कीजिए, मैं इस पर भी आऊँगा, घबराइएगा मत। पैरेलल फॉर्म में क्या होता है, हमारे पास 2 टेस्ट होते हैं, दोनों टेस्ट के रिजल्ट्स को हम कंपेयर करते हैं। देखिए एक मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। The consistency of a measurement by comparing score obtained from the 2 different but equivalent version of a test. Example, जैसे कि आपको ऐसा होता है ना कि EPQ आ जाता है, आइजेंक पर्सनैलिटी क्वेश्चनायर, तो इसके 2 वर्जन है, EPQ2 आई थिंक है ना, 2 वर्जन है ना इसके, अगर नहीं पता है तो आप सर्च कीजिएगा। 2 वर्जन में क्या होता है, अपग्रेडेड वर्जन आ जाता है, लगभग सेम होते हैं, समझ गए। तो पैरेलल फॉर्म हमने समझा। इंटरनल कंसिस्टेंसी पर आ गए, जहाँ पर हमें इंटर आइटम जो रिलायबिलिटी चेक करनी होगी। ठीक है, इवेल्युएटिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ रिस्पॉन्सिस स्कोर विद इन ए सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड वेदर इंडिविजुअल आइटम्स और क्वेश्चंस इन द इंस्ट्रूमेंट आर मेजरिंग द सेम अंडरलाइंग कंस्ट्रक्ट्स। तो आप समझेंगे तो बिल्कुल सेम ये चीज़ें मैंने यहीं पर लिखी हुई है। ठीक है, तो कहीं आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ठीक है, अगर फिर भी कोई डिफ़िकल्टी आपको देखने को मिले तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी मैंने सेकंड नंबर पे लिखी हुई है, फर्स्ट पे इंटर रेटर रिलायबिलिटी है, कोई बात नहीं। चलिए इंटर रेटर रिलायबिलिटी समझ लेते हैं। इंटर रेटर रिलायबिलिटी क्या होती है, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको लगेगा क्रिकेट का। क्रिकेट में क्या होता है, 3 स्टैम्प वहाँ पर जो विकेट रखी होती हैं, और वहाँ पर कैमरा भी लगा होता है। एक क्या होता है, एम्पायर होता है, एक हम खुद भी टीवी देख रहे होते हैं यहाँ पर बैठकर, है ना। तो क्या होता है, जब कोई विकेट होती है और जो बॉलर कहता है आउट, तो क्या करेगा, एम्पायर खुद चेक करेगा, फिर अगर वो कंफ्यूज्ड है तो थर्ड एम्पायर से पूछेगा, और फिर हम भी देखते हैं, कैमरास की मदद लेते हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, जो रिजल्ट्स है आउट या नॉट आउट, ये 2 जो रिजल्ट्स हैं इनमें से कौन सा रिजल्ट है, ये कंफर्म करने के लिए हमारे पास ऑब्जर्वर एक से ज़्यादा होते हैं। व्हेन वी हैव मोर देन 2 ऑब्जर्वर, हम कह सकते हैं मोर देन 1 ऑब्जर्वर, अलग अलग रेटर्स हैं हमारे पास इन ऑर्डर टू चेक आर रिजल्ट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और हमारा मैच हम जो भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इंटर रेटर रिलायबिलिटी मीन्स जहाँ पर आपकी जो रिलायबिलिटी टेस्ट के रिजल्ट्स हैं, अलग अलग ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो जज कर रहे हैं कि आपका रिजल्ट सही है या नहीं। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी की बात जैसे कि हमने की, वहाँ पर एक टेस्ट को क्या किया,
ब्रेक कर दिया 50-50 में, मतलब आधी आधी क्वेश्चंस में हाफ स्कोर की जो क्या करेंगे स्कोर ऑब्टेन होगा, फिर अदर हाफ स्कोर को लेंगे और दोनों स्कोर का जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम कोरिलेट करेंगे। फिर हम जो ये देखेंगे कि रिजल्ट्स में कितनी कोरिलेशन शो हो रही है। ठीक है, इसे आपको देखिए मैंने प्रॉब्लम भी एज इट इज़ यहाँ पे राइट डाउन किया कि क्या प्रॉब्लम है। एक तो ये ना लंबे टेस्ट पे जैसे 100 आइटम है, यहाँ पर 100 आइटम है तो 100 को हम 50-50 में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए 10 आइटम है तो हमें डिफ़िकल्टी होगी स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी को अप्लाई करने में। अंडरस्टैंड, ये फॉर्मूला यहाँ पर दे दिया है 2RH डिवाइड बाय 1 + RH। RH यहाँ पर कोरिलेशन बिटवीन टू हाफ्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास कूडर रिचर्डसन फॉर्मूला। कूडर रिचर्डसन फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस को फॉलो करना होगा कि होमोजिनिटी इन नेचर होना चाहिए, टेस्ट की जो आइटम्स हैं होमोजीनियस होनी चाहिए। अब ये होमोजीनियस क्या होती है, मान लीजिए हमने वहाँ पर IQ टेस्ट लिया था तो जो आइटम्स है हमारे पास 1, 2, 3, 100 तक जो आइटम्स हैं इन सभी का नेचर IQ के लिए ही, मतलब ये आइटम वही होनी चाहिए जो हमारे IQ से रिलेटेड हों, जो सेम नेचर की है ना। होमोजीनियस मीन्स सेम नेचर, इनके सभी के कैरेक्टरिस्टिक सेम है, सभी IQ को मेज़र करने के लिए बनाई गई हैं। अगर ये होमोजीनियस नहीं है तो हम कूडर रिचर्डसन अप्लाई नहीं कर सकते। IQ हो गया, हम कह सकते हैं यूनिफैक्टर। अभी होमोजीनियस होगा तो यूनिफैक्टर होगा। यूनिफैक्टर मीन्स एक ही हमारे फैक्टर को ये मेज़र करेंगी, सिर्फ IQ को करेंगी, ना कि इमोशन को भी ये मेज़र करेंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो होमोजिनिटी, यूनिफैक्टर, ये जो कुछ कंडीशंस हैं। डाइकोटोमस हम कह सकते हैं। डाइकोटोमस मीन्स यहाँ पर क्या होगा, सही और गलत वहाँ पर है, जो सिर्फ रॉन्ग एंड राइट के ऊपर बात होगी, येस और नो, ट्रू, फॉल्स, करेक्ट एंड इनकरेक्ट। इस तरह के रिस्पॉन्सेस सिर्फ हमारे क्वेश्चंस का नेचर होना चाहिए कि सिर्फ वो डाइकोटोमस इन नेचर होना चाहिए। क्वेश्चंस के भी हम टाइप्स पढ़ेंगे, आप चिंता ना करें, बस आप वीडियोस को देखते रहिए। तो ये जो 3-4 जो मैंने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, अगर ये हमारे टेस्ट में है तो हम कूडर रिचर्डसन अप्लाई कर सकते हैं। कूडर रिचर्डसन के लिए KR20 और KR21 दो फार्मूलेज हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ KR20 का राइट डाउन किया है और KR21 का मैंने इसलिए नहीं किया, एक बार आप KR20 समझिए। आप एकदम ही मैं दोनों समझा दूंगा तो शायद आपको भी ये लगे पता नहीं अब ये क्या याद करने हैं, क्या ये पता नहीं, है ना। तो इस तरह के डाउट से बचने के लिए अभी सिर्फ आप इतना ही करें कि KR20 का ही एग्जाम्पल फॉर्मूला देखें। यहाँ पर है जो N क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आइटम टेस्ट 100 हो जाएंगी हमारी, ठीक है। और यहाँ पर PI जो कि हमारे करेक्ट आंसर किए जाएंगे, इनकरेक्ट आंसर QI, और जो टोटल वेरिएंस, जो हमारा वेरिएंस होगा टोटल टेस्ट स्कोर का, उसे S² से डिनोट किया गया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रोनबाक अल्फा। अब आपको ये डाउट तो नहीं हो रहा है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं। अब देखिए आइटम्स के बारे में हमने यहाँ पर भी डिस्कस किया, होमोजिनिटी, यूनिफैक्टर, डाइकोटोमस, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। क्या किया जा रहा है, आइटम्स को ब्रेक किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, आइटम्स को ब्रेक किया जा रहा है। ब्रेक किया जा रहा है मतलब ये आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, इनके बीच में रिलायबिलिटी चेक की जा रही है, कोरिलेशन की जा रही है कि कितने कंसिस्टेंस है ये, है ना। कंसिस्टेंट इन नेचर है, क्या हमारे जो आइटम्स है सेम हैं, क्या हमारे इंटेलिजेंस जो हमने IQ के लिए जो टेस्ट बनाया है वो IQ को ही मेज़र कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। तो क्रोनबाक अल्फ़ा भी ऐसा ही है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, इंटरनल कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी किसी भी साइकोमेट्रिक टेस्ट क्वेश्चनायर की मेज़र करते हैं। अगर कंसिस्टेंसी अगर मैं बता देता हूँ यहाँ पर आपको 0 और 1, देखिए जो भी मैं बताऊंगा सब कुछ आपको थियरी में राइट डाउन किया मिलेगा, आप पढ़िएगा, सिर्फ वीडियो को एक बार सुनिए, देखिए, समझिए, जो भी आपका मन है वो करें। 0 और 1 के बीच में ना इनकी जो रेंज है, अगर इंटरनल कंसिस्टेंसी, जब हम रिजल्ट्स को कोरिलेट करेंगे ना, ऐसा द विच आइटम विद इन ए टेस्ट आर कोरिलेटेड विद ईच अदर, द गोल ऑफ डिटरमाइनिंग इफ द आइटम आर मेजरिंग द सेम अंडरलाइंग कंस्ट्रक्ट और ट्रेट। अगर हमारी आइटम्स है ना सेम कंस्ट्रक्ट को मेज़र कर रही हैं तो देखिए हमारे पास क्या होगा, कोरिलेशन सामने आएगी। कोरिलेशन अगर 0 आएगी तो इट मीन्स हम क्या कहेंगे, लो कोरिलेशन है ना। अगर 1 होगी तो हाई कोरिलेशन है। हाई कोरिलेशन है तो किसको शो करेगी, हाई इंटरनल कंसिस्टेंसी को, जिसका मतलब क्या होगा, हमारा टेस्ट है ना वो क्या है, मोर रिलेटेड है, जो हम मेज़र करना चाहते हैं। IQ मेज़र करना चाहते हैं तो हमारी जो आइटम्स हैं वो हमारे टेस्ट से ज़्यादा रिलेट करती हैं।
अनरिलेटेड आइटम्स हमने टेस्ट में नहीं डाली है। मान लीजिए आप IQ को मेज़र करने वाले हैं और इमोशंस की आइटम आपने नहीं डाली है, तो आपकी कोरिलेशन नियर 1 आएगी। अदरवाइज़ 0 होगी तो आप क्या कहेंगे, आपकी कोरिलेशन लो है, इसमें आपकी इंटरनल कंसिस्टेंसी जो स्कोर है वो लो आएगा। इट मीन्स आपने जो आइटम्स यूज़ किए हैं वो अनरिलेटेड हैं आपके टेस्ट से। अंडरस्टैंड? तो क्रोनबाक अल्फ़ा इंटरनल कंसिस्टेंसी मेज़र करता है इंटर आइटम्स की। फॉर्मूला आप रीड कीजिएगा, फॉर्मूला इजी है, वैसे तो देखने में थोड़े से डरावने लग रहे हैं ना, इनके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे, अदरवाइज़ मैं अभी यहीं पर समझाने लगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये इंटरप्रिटेशन है जो मैंने बताया, क्लोज़र टू 1, क्लोज़र टू 0, और ये कंसीडर किया जाता है कि 0.70 अगर आपकी जो रिज़ल्ट आता है क्रोनबाक अल्फ़ा की वैल्यू, तो ये काफ़ी अच्छी कंसीडर की जाती है। तो ये क्रोनबाक अल्फ़ा का टेस्ट था, और अब हमारे पास आ रहा है वैलिडिटी का चैप्टर नहीं, वैलिडिटी का कॉन्सेप्ट। अब वैलिडिटी क्या है, हमने रिलायबिलिटी को समझा, एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। रिलायबिलिटी में क्या होता है, एक टेस्ट के रिज़ल्ट्स आपको लगातार सेम मिल रहे हैं, बार बार उसको कंडक्ट करने पर ओवर द टाइम, आप ऐसा नहीं है कि एक ही बार में, ओवर द टाइम जब आप उसको कंडक्ट कर रहे हैं तो आपके रिजल्ट्स सेम अगर मिल रहे हैं तो आपका टेस्ट रिलायबल इन नेचर होगा। रिलायबिलिटी को मेज़र किया जाता है 2 तरीके से, एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी प्रोसीजर, इंटरनल कंसिस्टेंसी प्रोसीजर। एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी प्रोसीजर में रिलायबिलिटी के जो टाइप्स आते हैं वो आते हैं हमारे पास टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, अल्टरनेटिव और पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी हम कह सकते हैं। टेस्ट रीटेस्ट में एक ही टेस्ट को सेम पार्टिसिपेंट्स पर सेम कंडीशंस के साथ ओवर द टाइम अप्लाई किया जाता है, हम वहाँ पर उन स्कोर्स के बीच में कोरिलेशन चेक करते हैं। और जो हमारा आता है कौन सा टेस्ट, अल्टरनेटिव फॉर्म में क्या होता है हमारे पास, अल्टरनेटिव हम कह सकते हैं पैरेलल लाइन जैसे होती है, 2 सेम लाइन होती हैं, इसी तरह हमारे पास 2 सेम टेस्ट होंगे जिनमें सेम डिफ़िकल्टी लेवल सेम है। जो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो हमारा कंस्ट्रक्ट है, IQ मेज़र करें तो दोनों IQ, मैथमेटिक्स है तो दोनों मैथमेटिक्स, तो सेम टेस्ट हमारे सेम पार्टिसिपेंट्स पर हम लगाएंगे और वहाँ पर जो स्कोर आएगा दोनों की कोरिलेट किया जाएगा, वहाँ पर मेज़र किया जाएगा कि स्कोर सेम है या नहीं है। अंडरस्टैंड? अब बात करते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी की, जहाँ पर हमने बात की इंटर रेटर रिलायबिलिटी, जहाँ पर आपको एक से ज़्यादा ऑब्जर्वर रेटर मिल जाते हैं जो आपके रिजल्ट्स को मेज़र करेंगे। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, जहाँ पर आप, एक और बात, इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी में आप क्या करते हैं, इंटर आइटम कंसिस्टेंसी हम मेज़र करते हैं, इंटर आइटम की कोरिलेशन की जाती है, ना कि कंप्लीट टेस्ट की। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी में आप क्या करते हैं, आइटम्स को बीच में से डिवाइड कर देते हैं और फिर उनके रिजल्ट्स को, हाफ टेस्ट के रिजल्ट्स को मेज़र करते हैं क्या उनमें कोरिलेशन है। उडर रिचर्डसन में भी ऐसा ही किया जाता है। क्रोनबाक अल्फ़ा में क्रोनबाक अल्फ़ा की वैल्यू हमें बताती है आइटम्स में इंटरनल कंसिस्टेंसी कैसी है। तो हमने यहाँ पर कवर किया रिलायबिलिटी का टॉपिक। आई होप आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। इंटरनल रिलायबिलिटी, सभी रिलायबिलिटी के टॉपिक्स आई थिंक आपको समझ आ गए होंगे। जितना मैं बेस्ट दे सकता था मैंने कोशिश की। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वो भी आपका क्लियर किया जाएगा। अब बात आती है लिमिटेशन ऑफ द टेस्ट रिलायबिलिटी की। टेस्ट रिलायबिलिटी की लिमिटेशंस क्या हैं। टेस्ट रीटेस्ट में क्या होता है, एक टेस्ट ही है, सेम पार्टिसिपेंट से ओवर द टाइम आप यूज़ करें तो आपको ऐसा नहीं लगा कि शायद मुझे एक टेस्ट दे दिया जाए मैं तो याद ही कर लूँगा भाई, तो उससे क्या होगा, हमारे टेस्ट के जो रिज़ल्ट्स हैं रिलायबल नहीं होंगे। हम अगर कहीं और उसको रिप्लाई करेंगे तो वो उसके रिज़ल्ट्स में वायलेशन देखने को मिलेगी। तो लिमिटेशंस यही है। टाइम इंटरवल अगर ज़्यादा टाइम देते हैं तो हो सकता है कोई डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर आ जाए, या हो सकता है प्रैक्टिस इफेक्ट, अगर कम टाइम में हम करवा रहे हैं टेस्ट को। पार्टिसिपेंट की पार्टिसिपेंट वेरिएबिलिटी क्या कहती है कि पार्टिसिपेंट का मूड कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा, उसकी सर्कमस्टांसिस कैसी है, पहले कैसी थी, ये भी अफेक्ट करती है। इंस्ट्रूमेंट चेंज अगर हम मॉडिफिकेशन कर दे टेस्ट के जो आइटम्स में ही, या सेंसिटिविटी टू चेंज, अगर मान लीजिए लंबे समय के बाद हम कर रहे हैं तो मैच्योरिटी भी आपको देखने को मिलेगी जो कि हमारे टेस्ट की रिलायबिलिटी को अफेक्ट करेगी। तो ये काफ़ी सिंपल था इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा। अब बात करते हैं वैलिडिटी के ऊपर। वैलिडिटी क्या होती है। आई थिंक रिलायबिलिटी, मुझे लगता है अगर आपको समझ आ रहा है और कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर। वैलिडिटी की बात करते हैं। वैलिडिटी क्या होता है, कब कंसिडर किया जाए कि आपका रिसर्च, आपका टेस्ट वैलिड है। जैसा कि वही एग्जांपल हम ले गए, यहाँ पर आपकी वेइंग मशीन है, आरव को हम मेज़र करेंगे, इसका नाम हमने क्या रख दिया, वेइंग मशीन हमने इसका नाम रख दिया।
और वेइंग मशीन हमने इसका नाम रख दिया, तो इट मीन्स ये क्या मेज़र करेगी, वेट मेज़र करेगी। समझ रहे हैं, आरओ का वेट मेज़र करेगी। अगर ये वेट मेज़र ना करे तो क्या ये जो हमारी मशीन है ये वैलिड होगी? आई डोंट थिंक सो। आप ऐसा कहेंगे कि हाँ ये वैलिड होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने क्या किया, एक मेडिसिन ली जो कि आपको हेडेक में आपका है जो रिलीफ कर रही है आपको। अगर आपके हेडेक की बजाय आपके स्टमक में आपको रिलीफ करना शुरू कर दे तो आप क्या इस मेडिसिन को, कि उसको ये बोला जा रहा है कि हेडेक के लिए बनाई गई है ना, लेकिन वो स्टमक में या फिर आपके बॉडी पेन में जो आराम कर रही है आपको रिलीफ प्रोवाइड कर रही है, तो आप क्या कहेंगे, क्या मेडिसिन वैलिड है? आप कहेंगे ये मेडिसिन वैलिड नहीं है। तो वैलिडिटी यही है, जब भी आप अपना टेस्ट, मेज़रमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, उसको वैलिड तब कहेंगे जब वो टेस्ट ये क्लेम कर रहा है कि मैं ये मेज़र कर रहा हूँ और एक्चुअली में भी वो वही मेज़र कर रहा है। सिंपली हम क्या कहेंगे कि एक टेस्ट इज़ अ वैलिड इफ़ इट मेज़र व्हाट इट क्लेम्स टू मेज़र। काफ़ी सिंपल स्टेटमेंट है यार, मज़ेदार स्टेटमेंट है, मुझे इसको बोलने में काफ़ी मज़ा आता है। when a test is valid when it is measure that what it claims to measure, कि वो जो क्लेम कर रहा है कि मैं ये काम करूँगा और वो वही काम कर रहा है, दैट मीन्स वो टेस्ट वैलिड है। IQ का एग्जांपल लें, आपने क्या किया, क्वेश्चनायर तैयार किया, टेस्ट ए IQ का टेस्ट तैयार किया और ये IQ को ही मेज़र कर रहा है, दैट मीन्स योर टेस्ट इज़ वैलिड सिंपली बिकॉज इट डज दैट व्हाट इट क्लेम्स, सिंपली, है ना। तो ये क्या कर रहा है, जो ये कह रहा है ये वही कर रहा है। अगर आपने IQ का टेस्ट बनाया है और वो मेज़र क्या कर रहा है, इमोशन मेज़र कर रहा है, दैट मीन्स योर टेस्ट इज़ नॉट वैलिड। आपका टेस्ट वैलिड नहीं होगा। अगर IQ बनाए तो इमोशन को क्यों मेज़र कर रहा है भाई? तो यही है वैलिडिटी। देखिए कितना आसान है, आपको शायद डर लग रहा हो, लेकिन वैलिडिटी यही है कि जो एक टेस्ट कह रहा है वही वो मेज़र कर रहा है, तो इट मीन्स वो वैलिड है। आप टाइप ऑफ वैलिडिटी समझ लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, कोई इशू नहीं है। कंटेंट वैलिडिटी सबसे पहली आती है, कंटेंट वैलिडिटी। एग्जाम्पल यही हमारा लेंगे IQ वाला। अब IQ का है, ठीक है, IQ का है। चलिए एक और बना लेते हैं क्वेश्चनायर। मान लीजिए मैथ का टेस्ट है हमारे पास, तो मैथ का टेस्ट है तो उसमें कंटेंट कैसा होना चाहिए आप बताइए? मैथ का ही होना चाहिए, सिंपल है। मैथ की लैंग्वेज, मैथ के क्वेश्चंस, तो वो मैथ की अचीवमेंट्स या मैथ में जो इंटेलिजेंस लेवल क्या है वो एक बच्चे का मेज़र करेगा। अगर वो मेज़र कर रहा है, अगर हमारा कंटेंट वही है जो टेस्ट हमने बनाया है, दैट मीन्स वो टेस्ट कंटेंट वैलिडिटी शो कर रहा है, सिंपल। assessment of the content of the test to ascertain whether it include the sample representative of the behavior that is intended to be measured, simple, कोई इशू नहीं है। एग्जाम्पल समझिए आप यहाँ पर, इफ़ यू आर डेवलपिंग ए टेस्ट, और ये तो मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल है, सॉरी मुझे सच में नहीं पता था कि यहाँ पे मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल है, तो ये मैंने बता दिया है कि आप कंटेंट के लिए किसके पास जाएंगे, मैथमेटिक्स के पास जाएंगे, सॉरी जो मैथमेटिशियंस हैं उनके पास जाएंगे, जो मैथ में एक्सपर्ट है, आप उनको दिखाएंगे क्या मेरा कंटेंट सही है, क्या मैंने सही बनाया है। अगर वो कहेंगे हाँ अपना सही है, तो आप कहेंगे मेरा कंटेंट वैलिडिटी शो कर रहा है मेरा टेस्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। अब ये क्या क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी है, आपने क्या देखा होगा कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, टेस्ट के स्कोर को मेज़र कर रहे हैं किसके साथ, एक ऑलरेडी एग्जिस्ट है हमारे पास एक टेस्ट स्कोर, उससे हम मेज़र कर रहे हैं। अगर उससे हम मेज़र करने के बाद अगर हमें कोरिलेशन दिख रही है तो हम कहेंगे वैलिड है। शायद नहीं समझ आया है ना, एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने क्या किया, डिप्रेशन एक टेस्ट बनाया या एक परफॉर्मा तैयार किया, नंबर ऑफ आइटम्स है उसमें 100 आइटम्स ही कंसिडर करते हैं, और उस आइटम को आपने किस पर अप्लाई किया, रियांशी पर अप्लाई कर दिया, और रियांशी ने क्या किया, क्या कहते हैं 75 उसने स्कोर गेन किया कि डिप्रेशन लेवल हाई है। तो इसका हमें कैसे पता चलेगा ये रिलायबल है? किसी एक और हम डिप्रेशन टेस्ट लेते हैं जो ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज्ड है, जो ऑलरेडी वैलिड कंसीडर किया गया है, वो हम टेस्ट रियांशी को देंगे, और अगर सेम रिजल्ट्स हमें 74 पॉइंट समथिंग 75 पॉइंट समथिंग अगर हमें मिल रहा है, तो हम क्या कहेंगे, हमारे रिजल्ट सेम है। हम किस टेस्ट, हमारे टेस्ट का रिज़ल्ट एक ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज टेस्ट से मेज़र कर रहे हैं, अगर दोनों के रिज़ल्ट सेम है तो हमारा क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी है। क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी
में क्या कह रहा है कि एक क्राइटेरिया, ऑलरेडी एग्जिस्ट क्राइटेरिया, उससे हम अपनी वैलिडिटी को चेक कर रहे हैं। दो तरह की है, कॉन्करेंट जो कि हमने एग्जाम्पल समझा, और प्रिडिक्टिव। प्रिडिक्टिव में एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपने HSSC या CGL जो भी एग्ज़ाम्स दिए होंगे तो उसमें क्या होता है, कट ऑफ होती है एक पार्टिसिपेंट्स की या एक कैंडिडेट्स की। मान लीजिए 95 प्लस या 75 प्लस, या कैटेगरी वाइज भी इनको डिवाइड कर दिया जाता है, 55 प्लस जो भी होती हैं। तो कैटेगरी वाइज ये क्या कर दिया जाता है कि अगर आप इतना स्कोर हाई करेंगे तो इसका मतलब आपकी जो परफॉर्मेंस है इन फ्यूचर वो काफ़ी बेहतर होगी, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा एस्टिमेट किया जाता है। तो इसलिए उसको कहेंगे क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी, जो कि प्रेडिक्टिव वैलिडिटी सेकंड टाइप आता है इसका। आई होप आपको दोनों समझ में आ गई होगी। हम क्या कर रहे हैं, एक क्राइटेरिया ऑलरेडी सेट है, उससे हमारे टेस्ट को मेज़र करने की कोशिश कर रहे हैं, सिंपली, और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी हो गई है। कंस्ट्रक्ट रिलेटेड वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। अब कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या होती है, कंस्ट्रक्शन से समझिए। मान लीजिए अब आपने एक थ्योरी भी तो क्रिएट की होगी, IQ का टेस्ट बना रहे हैं आप, जैसे 16 PF रिज़ल्ट आपने पढ़ा है, 16 PF रेमंड कटेल ने दिया था, है ना। तो अगर आपने फर्स्ट ईयर बोल रहा हूँ मैं, आपने अगर फर्स्ट बुक पढ़ी है तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें याद होंगी। 16 PF में क्या होता है, एक 16 PF की कंप्लीट क्वेश्चन आयर है। अगर आपने कभी नहीं देखी है तो मैं, अगर मेरे पास अवेलेबल हुई तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा आपको। तो वहाँ पर आप पहले थियरी पढ़ी, हमने थियरी हम पढ़ चुके कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, और अब हम इसके क्वेश्चनायर की बात कर रहे हैं, इसकी जो परफॉर्मे की बात कर रहे हैं। तो क्या है, अगर थियरी के अकॉर्डिंग ही हमारा कंस्ट्रक्ट है, हमारा टेस्ट है, वो वही मेज़र कर रहा है जो हमारी थियरी कह रही है, दैट मीन्स हमारा टेस्ट कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी शो कर रहा है। देखिए कितना आसान है। लैंग्वेज पे मत जाइए, लैंग्वेज पे मतलब जाइए लेकिन अभी मत जाइए, आप समझने की कोशिश कीजिए। एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, दैट मीन्स आप ये तो अपने आप भी लिख देंगे भाई। ये तो सिर्फ मैं इसलिए नोट्स इस तरह के प्रोवाइड करवा रहा हूँ और क्रिएट कर रहा हूँ। इग्नू में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट इस बात से कंफ्यूज होते हैं कि हमें लिखना कैसे है, राइट डाउन कैसे करना है। तो यहाँ पर कंप्लीट क्वालिटी कंटेंट मैंने अलग अलग वेबसाइट्स, बुक से उठा कर ऐसे कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सिंपली कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी शुड मेजर दैट व्हाट इट इंटेंड टू मेजर, थियोरेटिकली जो अनरिलेटेड ना हो, जो थियरी कह रही हो वही हमने टेस्ट में कंस्ट्रक्ट किया हो, सिंपली एग्जाम्पल यही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कन्वर्जेंट वैलिडिटी। अब कन्वर्ज का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने यही सुना होगा कि काफ़ी चीज़ें एक पॉइंट पर आके मिल जाएं तो वो कन्वर्जेंट होंगी, और अगर ऐसे फैल जाएं तो वो डाइवर्जेंट होगी। 10th क्लास में रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। तो कन्वर्जेंट और जो डाइवर्जेंट, ऐसा ही यहाँ पर मीनिंग है। क्या मीनिंग है, मान लीजिए आपने क्या किया, वही शुरुआत वाला एग्जाम्पल, हमने एक डिप्रेशन वाला टेस्ट है जो बनाया है। अगर एक और दूसरा एग्जाम्पल से समझे, चलिए, इमेजिंग यू आर स्टडिंग डिप्रेशन एंड वांट टू एसेस कन्वर्जेंट वैलिडिटी। आप कन्वर्जेंट वैलिडिटी को एसेस करना चाहते हैं, ठीक है। और आप क्या करेंगे, जो 2 वेल एस्टैब्लिश्ड डिप्रेशन स्किल्स, बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री और पेशेंट हेल्थ क्वेश्चनायर PHQ-9, ये 2 टेस्ट हैं, ये वेल एस्टैब्लिश्ड टेस्ट हैं जो हमने ले लिए हैं। सेम ग्रुप पर हम अप्लाई कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स पर, सेम ग्रुप पर। तो वैलिडिटी क्या शो करेगी, अगर दोनों का स्कोर BDI और PHQ-9 का स्कोर अगर दोनों कोरिलेट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो है जो क्या शो कर रहे हैं, कन्वर्जेंट वैलिडिटी शो करें कि हमारे 2 टेस्ट से दोनों के रिजल्ट लगभग 75 के अराउंड आ रहे हैं। दैट मीन्स ये कन्वर्जेंट वैलिडिटी शो कर रहे हैं। सिंपली देखिए कितना सिंपल है, समझ रहे हैं। ओके, बिल्कुल सही है, हम सही चल रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। अब डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी क्या होगी कि आपने जो टेस्ट बनाया है, वो किसी दूसरे टेस्ट से कैसे अलग है। आपने क्या किया, 2 ऐसे टेस्ट, अलग अलग टेस्ट ले लिए जो अलग अलग कंस्ट्रक्ट को मेज़र करते हैं। हम क्या करें, दैट एसेस द एक्सटेंट टू विच 2 डिफरेंट कंस्ट्रक्ट्स और मेजरमेंट्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। तभी तो हम ये कह पाएंगे कि हमारा टेस्ट दूसरे टेस्ट से कैसे अलग है। हमने क्या किया, 2 टेस्ट उठा लिए, एक एंजाइटी को मेज़र कर रहा है, एक डिप्रेशन स्किल को मेज़र कर रहा है। अगर दोनों के स्कोर में, मान लीजिए इसका स्कोर भी 75 आ रहा है, इसका स्कोर भी 75 आ रहा है, इट मीन्स सेम है। डाइवर्जेंस, यहाँ पर डाइवर्जेंट वैलिडिटी शो नहीं करेगा। अगर यहाँ पर कोरिलेशन क्या होगी,
रिजल्ट्स नहीं, यहाँ पर 75 नहीं कंसिडर करना, कोरिलेशन की बात करेंगे। अगर कोरिलेशन हाई होगी तो डाइवर्जेंट वैलिडिटी नहीं होगी, अगर कोरिलेशन लो होगी तो हम कहेंगे हमारा जो टेस्ट है, इंस्ट्रूमेंट है, वो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी शो कर रहा है। अब आपको कन्फ्यूज़न तो नहीं हुआ ना यहाँ पे कि हर जो ऊपर वाले सभी जो वैलिडिटी में, रिलायबिलिटी में हम ये पढ़ रहे थे हाई कोरिलेशन, हाई इंटरनल कंसिस्टेंसी, यहाँ पर जस्ट अपोजिट है। डिस्क्रिमिनेशन वैलिडिटी तब शो होगी जब दो टेस्ट में कोरिलेशन वैल्यू लो होगी। कोरिलेशन क्या होता है? रिलेशनशिप बताता है हमें कि किन्हीं दो टेस्ट में कितनी रिलेशनशिप है। अभी तक आपको ये क्वेश्चन पुट कर लेना चाहिए था कि कोरिलेशन सर होती क्या है, कि आप हमें एक बार कोरिलेशन बताइए। आपने इतनी बार ये वर्ड यूज़ किया है ना। तो चलिए मैं एक बार ये भी बता देता हूँ। कोरिलेशन मीन्स हम यहाँ पर रिलेशनशिप चेक करते हैं कि वहाँ पर सिग्निफिकेंस रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, किन्हीं दो स्कोर, किन्हीं दो टेस्ट, किन्हीं दो मेजरमेंट्स में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी क्या होगी? जब किन्हीं दो टेस्ट, किन्हीं दो स्कोर्स, इंस्ट्रूमेंट्स में कोरिलेशंस लो होगी तो वो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी शो करेंगे, अदरवाइज वो शो नहीं करेंगे। फेस वैलिडिटी क्या होती है? काफ़ी अच्छी वैलिडिटी है। कई बार आपने भी ऐसा किया होगा कि सामने वाले को देखकर हम जज करते हैं, अरे यार ये लगता तो नहीं शरीफ है ना, या ये लगता तो नहीं टीचर है। तो फेस वैलिडिटी मीन्स यहाँ पर आपने जो क्वेश्चनायर तैयार किया है, जो परफॉर्मा या जो फॉर्मेट आपने तैयार किया है, वो देखने में कैसा लग रहा है। मान लीजिए मैथमेटिक्स का आपने तैयार किया है और आपने न्यूमेरिकल वैल्यू डाली ही नहीं, बच्चे देखकर कह रहे हैं अरे यार ये इंग्लिश का पेपर है या मैथ का, या साइंस का पेपर है या मैथ का। या आपने साइंस के पेपर में न्यूमेरिकल पोर्शन इतना डाल दिया कि आप बच्चे क्या कह रहे हैं, अरे साइंस का एग्जाम तो नहीं लग रहा, तो मैथ का एग्जाम लग रहा है। मतलब अपियरिंग कैसा है उस टेस्ट की, उस इंस्ट्रूमेंट वो देखने में कैसा लग रहा है, कि वो देखने में ऐसा लग रहा है कि हाँ ये वही मेज़र करेगा जो हम सोच रहे हैं, तो उसे कहेंगे फेस वैलिडिटी इतनी मतलब इतनी खास नहीं है इसको, लेकिन ठीक है, ऐसा कंसीडर किया जाता है कि फेस वैलिडिटी भी होनी चाहिए टेस्ट में। तो ये हो गई हमारी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी। आई होप आपको यहाँ पर रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का कॉन्सेप्ट तो हो गया होगा बिल्कुल क्लियर। अब हम बात करेंगे, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है सो काफ़ी, लेकिन इंटरेस्टिंग भी तो हुई ना, अभी बोर तो नहीं हुए ना आप लोग। तो इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ थ्रेट्स के बारे में बात करेंगे। इंटरनल वैलिडिटी के लिए जो थ्रेट्स होते हैं और एक्सटर्नल वैलिडिटी के जो थ्रेट्स होते हैं। अब मैं पहले बता देता हूँ, कोई भी टेस्ट इंटरनल वैलिडिटी कब शो करेगा, एक्सटर्नल वैलिडिटी कब शो करेगा। एक्सटर्नल वैलिडिटी को समझते हैं पहले, क्योंकि ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है कि मान लीजिए आपने क्या किया, IQ का एक टेस्ट बना दिया और वो है जो आपने देखा सारी कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब हम उसको जनरलाइज कर सकते हैं, लोगों पर अप्लाई कर सकते हैं, सीधी सी बात है। तो एक्सटर्नल वैलिड का मतलब होगा सभी पर, हर जगह वो टेस्ट अप्लाई हो रहा है, तो इट मीन्स दिस टेस्ट शोविंग एक्सटर्नल वैलिडिटी, वी कैन से दैट सिंपली, है ना। सो इंटरनल वैलिडिटी क्या, एक्सटर्नल वैलिडिटी आ गया ना समझ में। इंटरनल वैलिडिटी क्या बताता है हमें, कॉज एंड रिलेशनशिप। अभी कॉज एंड रिलेशनशिप क्या होती है, अब शुरू होता है हमारा वेरिएबल्स का टॉपिक। थोड़ा थोड़ा फैमिलियर होंगे, बस ज़्यादा नहीं बात करेंगे। मान लीजिए हमने क्या बात की थी, कॉफ़ी और स्लीपिंग आवर्स के बारे में बात की थी। तो यहाँ पर जब हम कॉफ़ी, हम क्या कर रहे हैं, 2-4 लोगों को एक बुलाया हमने, उनको कॉफ़ी पिलाई और क्या किया, उनकी स्लीपिंग आवर्स में देखा क्या कोरिलेशन बन रही है कॉफ़ी और स्लीपिंग आवर्स में। अगर आपने ये देखा कि हाँ कुछ ना कुछ तो इफ़ेक्ट है कॉफ़ी पीने का, तो ये तो हो गया ठीक है कि कॉफ़ी का इफ़ेक्ट हो रहा है स्लीपिंग आवर्स पर, कॉज एंड रिलेशनशिप, कि कॉफ़ी कारण बन रही है स्लीपिंग आवर्स का। ओके, समझ में आ गया ना। कॉफ़ी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग स्लीपिंग आवर्स, सिंपली हम कह सकते हैं। सो यहाँ पर कॉफ़ी ये तो हो गया कॉज एंड रिलेशनशिप। लेकिन एक इशू ये भी हो सकता है, मान लीजिए कोई पहले से ही ऐसी मेडिसिन्स यूज़ कर रहा हो आपका पार्टिसिपेंट, कि मान लो उसको क्या हो रहा है, हम यहाँ कह सकते हैं स्लीपिंग पिल्स वो यूज़ कर रहा हो। अब जो पार्टिसिपेंट स्लीपिंग पिल्स लेकर आपके पास आ रहा है, आप उसको कॉफ़ी पिलाए चाहे कुछ भी पिलाए, वो तो सोएगा ही भाई। तो वहाँ पर आपकी वैलिडिटी में वॉयलेशन देखने को मिलेगा, आपका जो टेस्ट, आपकी जो रिसर्च है वो वैलिड नहीं होगी।
तो ये क्या कहता है कॉज एंड रिलेशनशिप, इंटरनल वैलिडिटी क्या कहती है कि आपके जो वेरिएबल्स हैं ये होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें हम चेंजेस करते हैं, 1 कप पिलाया, 2 कप पिलाया, 3 कप पिलाया, फिर चेंज देखते हैं कितनी देर नहीं वो सोता है ना। और ये है जिस पर इफ़ेक्ट होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। आगे हम इनको डिस्कस करेंगे, इतना आप माइंड में मत लीजिएगा इन बातों को। और जो स्लीपिंग पिल्स हैं ये है एक्सट्रेनियस वेरिएबल, जो आपकी रिसर्च को गलत साबित कर देगी या रिजल्ट्स को सही साबित न करेगी, ठीक है। तो इंटरनल वैलिडिटी कहती है यही कि कॉज एंड रिलेशनशिप स्टडी की जाती है कि जो हमारी स्टडी है उसमें एक्सटर्नल जो एरर्स हैं वो हमारे रिजल्ट्स को अफेक्ट ना करें। अगर वो नहीं करते हैं तो इंटरनली वैलिड होगी, अदरवाइज़ वो इंटरनल वैलिडिटी शो नहीं करेगी। आई होप आपको इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी, रिलायबिलिटी समझ आ गया। अब बात कर लेते हैं थ्रेट्स की, इनको करेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया तो ये चीज़ें तो आप आसानी से अपने आप भी कर लेंगे, लेकिन फिर भी हम एक बार रीडिंग ज़रूर लेंगे। अब जैसे कि हमने क्या किया, हिस्ट्री को ही नहीं स्टडी किया, ये थ्रेट्स हैं, कैसे हमारे रिजल्ट्स हैं ना मैनिपुलेट हो जाते हैं, हमारी रिसर्च वैलिड नहीं होगी कुछ इन वजह से। हिस्ट्री मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, एक ऐसा टीचिंग प्रोग्राम स्कूल में लेके आ रहे हैं जहाँ पर क्या होगा, इंग्लिश स्पीकिंग बच्चों को सिखाई जा रही है। अब मान लीजिए हिंदी स्पीकिंग बच्चों को स्पेशली सिखाई जा रही है, तो किसी बच्चे के पेरेंट्स हिंदी टीचर हैं या दोनों ही मदर एंड फादर दोनों ही, या फिर किसी के पेरेंट्स इंग्लिश टीचर हैं, तो उसका तो बैकग्राउंड अलग ही बनेगा भाई, उसको तो घर पे एनवायरनमेंट मिल रहा है तो उसमें इम्प्रूवमेंट जल्दी दिखेगी। तो हिस्ट्री को अगर हम नज़रअंदाज कर देते हैं तो हमारी रिजल्ट्स हैं जो मैनिपुलेट हो जाएंगे, इसलिए इंटरनल वैलिडिटी शो नहीं करेगा। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल हमारी रिजल्ट्स को अफेक्ट करेंगी। मैच्योरेशन क्या कहती है कि मैच्योरिटी चेंज तो होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एजिंग का जो एग्जांपल बताया गया है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, हम किसी एक इंडिविजुअल को स्टडी कर रहे हैं कि उसकी मेमोरी पे कैसा इफेक्ट पड़ता है। मान लीजिए आपको पता होगा कि जैसे जैसे ये कंसीडर किया जाता है, हमारी एज बढ़ती है तो हमारा मैच्योरिटी लेवल भी बढ़ जाता है, हम चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पर है जो वायलेशन देखने को मिलेगी, इंटरनल वैलिडिटी के लिए ये थ्रेट बनता है। तो टेस्टिंग क्या कहता है कि आपको एक टेस्ट मान लीजिए बार बार टेस्ट किया जा रहा है, एक ही टेस्ट आपको बार बार दिया जा रहा है, तो वहाँ पर रिजल्ट्स अफेक्ट होंगे। अब ये थोड़ी है कि उसमें जेन्युइनली चेंज आ रहा है किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स में, या किसी को IQ टेस्ट सिमिलर टेस्ट बार बार दिया जा रहा है, तो वो भी इंटरनल वैलिडिटी को मैनिपुलेट करता है, हमारी इंटरनल वैलिडिटी को वायलेट करता है, हम ये कह सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्या कहता है, जब हम इंस्ट्रूमेंट को ही चेंज कर दें, प्रोसीजर को चेंज कर दें, आइटम्स को चेंज कर दें, है ना। या फिर हम यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं, इफ़ यू आर कंडक्टिंग स्टडी ऑन एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड मिडवे थ्रू द स्टडी यू चेंज द सर्वे क्वेश्चंस। आप क्वेश्चन ही बदल रहे हैं, अल्टरनेटिव की बजाय आप है ना क्वेश्चन को ही मोल्ड कर रहे हैं, काफ़ी बदल दिया आपने, क्वेश्चन ही चेंज कर दिए। तो इंस्ट्रूमेंटेशंस भी है जो इंटरनल वैलिडिटी के लिए थ्रेट बनता है। सिलेक्शन बायस क्या कहती है, मान लीजिए आपको कॉफ़ी के जो एग्जांपल्स मैंने लिया था उसमें आपको अपने घर वाले बंदे या फिर उन व्यक्तियों को ही बुला लिया, उन पार्टिसिपेंट्स को ही जो इनवाइट किया जिनको सोना पसंद ही नहीं है या फिर जो रात भर जागते हैं। अब चाहे आप उनको कॉफ़ी पिलाइए या ना पिलाइए, तो जो रिज़ल्ट्स में चेंजेस आ रहे हैं, जो रिज़ल्ट्स आपको मिल रहे हैं वो सिलेक्शन बायस की वजह से मिल रहे हैं, ना कि हमारे जो हमने एनवायरनमेंट, हमने जो रिसर्च या फिर हमने जो कॉफ़ी पिलाई उसकी वजह से मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये वायलेशन करेगा ना, है ना। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा तो हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, मैं इनको क्लियर कर दूँगा। हॉथरॉन इफेक्ट क्या कहता है, हॉथरॉन इफेक्ट जब आपको ये पता चल जाए, मान लीजिए मैंने आपको रिसर्च में बुलाया, मान लीजिए मैं बस क्यू को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि बस की जो लाइन लगती है उसमें लोग कैसे बिहेव करते हैं। मान लीजिए किसी को पता चल जाता है अरे यार ये तो हमें ना ऑब्ज़र्व कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, तो हम क्या हो जाते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं। या फिर आपको पता होगा रोड पर हम जब चलते हैं आप ये देखते हैं अरे यार ये तो मुझे ऑब्ज़र्व कर रही है, तो आप क्या करेंगे, अपने आप थोड़ा सा मतलब समझ रहे हैं ना, आप क्या करेंगे, आपको पता चल जाता है, आपके रिएक्शंस चेंज हो जाते हैं, ये हॉथरॉन इफेक्ट होता है। या फिर मान लीजिए आपके टीचर्स को पता चल जाए, आपका पेरेंट्स अचानक से आ जाए और आप गेम चला रहे हैं और आपको अरे 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 मुझे देखा जा रहा है, तो आप तुरंत है जो वीडियोस निकाल के जो सुनने लग जाते हैं, मैं तो पढ़ रहा था, तो हॉथरॉन इफेक्ट है, तो वहाँ पर है जो रिजल्ट्स मैनिपुलेट होते हैं। कंफाउंडिंग वेरिएबल्स जो मैं बता चुका हूँ, कंफाउंडिंग भी एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल होते हैं, जैसे कि स्लीपिंग पिल्स मैंने बताया। एक्सटर्नल वैलिडिटी जो कि हमारे एक्सटर्नल वैलिडिटी को अफेक्ट करेंगे। एक्सटर्नल वैलिडिटी मैंने बताया ना कि सभी पर जब हम अप्लाई कर सकें, रियल वर्ल्ड सिचुएशन में जब हम अपनी रिसर्च, अपने इंस्ट्रूमेंट को अप्लाई कर सकें, तो वो एक्सटर्नल वैलिडिटी शो करेगा।
तो पॉपुलेशन वैलिडिटी, सैम्पलिंग बायस, आपका सैम्पलिंग का जो तरीका कौन सा है। पॉपुलेशन वैलिडिटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड व्हेन द सैंपल यूज्ड इन स्टडी इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लार्ज सैंपल पॉपुलेशंस। मीन्स आपने सैंपल, मैंने बताया अपने घर के बंदों को ही बुला लिया कॉफ़ी में, तो वहाँ पर आप उनको ये थोड़ी है औरों पे अप्लाई कर देंगे, या फिर आपने कोई ऐसा टीचिंग मेथड लिया जो सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट पर ही अप्लाई होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्कूल वाले स्टूडेंट पर भी उसे अप्लाई कर देंगे, तो वह एक्सटर्नल वैलिडिटी शो नहीं करेगा। इकोलॉजिकल वैलिडिटी क्या कहती है कि रियलिटी और रियल लाइफ सेटिंग्स में, कैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने क्या किया, टेम्परेचर वाला एग्जाम्पल लिया, ठीक है। टेम्परेचर में क्या होता है कि आपने किसी 2-4 व्यक्तियों को एक कमरे में बंद कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया, तो ये देखेंगे कि उनके बिहेवियर में ना एग्रेसिवनेस ज़्यादा शो हो रहा है। अब वो तो लेबोरेटरी जो एक्सपेरिमेंट था, अगर यही हम बाहर करें तो वहाँ पर एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स अफेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि एग्रेसिवनेस वहाँ पर शो नहीं करेगा, लेकिन हो सकता है साइड में कोई डांस चल रहा हो या फिर किसी का झगड़ा हो गया हो, है ना, तो वहाँ पर क्या होगा कि इकोलॉजिकल वैलिडिटी शो करनी होगी, जो रियल लाइफ में, जो हम रियल वर्ल्ड में जो क्या करें उनको वैलिड कर सके, या हम कह सके अप्लाई कर सके इकोलॉजिकल वैलिडिटी। अगर हम करने में सक्षम हैं तो हम क्या कहेंगे, वो इकोलॉजिकल वैलिडिटी शो करेगा। टेम्पोरल वैलिडिटी क्या कहती है कि मान लीजिए आपने जो आज कंडक्ट की है तो वो रिजल्ट्स बदलने नहीं चाहिए, आफ्टर सम टाइम योर रिजल्ट मस्ट बी सेम। अंडरस्टैंड, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल हमने राइट डाउन किया है, स्पेसिफिक ब्रांड, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस। मान लीजिए कोई स्मार्टफोन है, जो स्मार्टफोन आज आप चाहते हैं, मैं यकीन मानिए आप 5 या 6 महीने या फिर नेक्स्ट अपडेट जब उस मोबाइल फ़ोन की आती है तभी आपका मन उतर जाता है आपके मोबाइल फ़ोन से। तो टेम्पोरल वैलिडिटी ये कहती है कि जर्नलाइजेशन ऑफ फाइंडिंग्स ओवर द टाइम, समझ रहे हैं। इंटरेक्शंस इफेक्ट क्या कहेंगे कि हमारी जो क्या होगा यहाँ पर आउटकम्स है ना, वो किस पर डिपेंड करेंगे, किसी दूसरे वेरिएबल्स पर। अब ये क्या है भाई दूसरा वेरिएबल, ये समझते हैं एग्जाम्पल से। A study might find that particular teaching strategy is more effective for high achieving students than on the low achieving students। सिंपल है ना, समझ में आया ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है भाई अगर मान लीजिए आपके पास एक टीचिंग मेथड आपने अप्लाई किया, अब जैसे कि मैं इसी तरीके से, इस एग्जांपल से समझते हैं, मैं इसी तरीके से अगर +2 के स्टूडेंट्स को समझाना चाहूँ, क्या वो समझ जाएंगे? आपको लगता है कि मैं इतनी जल्दी से उनको समझा पाऊँगा? शायद नहीं। मुझे उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना होगा, पहले उनकी लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज वो समझते हैं, जितना और भी चीज़ों को ब्रेकेबल बनाकर फिर उनको समझाना होगा, तब वो चीज़ों को समझेंगे। इंटरेक्शन इफेक्ट यही कहता है, मैं अगर किससे इंटरेक्ट कर रहा हूँ ये बहुत इफेक्ट पड़ता है। अब आप मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं तो इजीली आप में मैच्योरिटी लेवल इतना है कि कुछ टर्म्स को आप अपने आप ही समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने बताया कि आप समझ रहे हैं ना, तो आप समझ जाते हैं, ठीक है। लेकिन +2 के स्टूडेंट्स को ऐसा कहेंगे कि आप समझ रहे हैं, सिर्फ ऐसे बैठ के ये करेंगे, हाँ शायद मैं समझ ही रहा हूँ, उनको यही नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, तो इसलिए उनका इंट्रैक्शंस अलग होगी, वहाँ पर मेरी इंट्रैक्शन अलग होगी। नोवेलिटी इफेक्ट क्या होता है कि नया नया जब सीज़न आता है, कि मान लीजिए आपको जिम में जाना है, नई आपको एनर्जी है ना चाहिए, कि 1-2 दिन तो यार बस कल से जिम शुरू करेंगे, और ये इफ़ेक्ट हमने बनाया, तो जिम वाला इफ़ेक्ट ज़्यादा दिन तक थोड़ी रहेगा भाई। 4-5 दिन करने के बाद 1 महीना आप है जो कहेंगे यार बस अब बॉडी शोडी तो बनती नहीं। तो नोवेलिटी इफ़ेक्ट, वहाँ पर नोवेलिटी इफ़ेक्ट भी है जो इफेक्ट करता है हमारी एक्सटर्नल वैलिडिटी को। कई बार हमारे रिजल्ट्स हैं जो हम लोगों पर या एक्सटर्नली वैलिड वो नहीं हो पाते नोवेलिटी इफ़ेक्ट की वजह से। सिलेक्शन इफ़ेक्ट, बायसनेस वाला आप यहाँ पर ले सकते हैं कि हम कैसे सिलेक्ट करते हैं। कल्चरल एंड जियोग्राफिकल जो वेराइबिलिटी क्या कहती है, अब जो टेस्ट आप बना रहे हैं, मान लीजिए कुछ ऐसे भाटिया बैटरी इंटेलिजेंस टेस्ट है, वो इंडियन कल्चर बेस्ड है, ठीक है। कुछ ऐसे टेस्ट भी रहे हैं जो इंडियन कल्चर बेस्ड नहीं हैं, वो बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में ही अप्लाई होते, स्पेसिफिक कंट्री में अप्लाई होंगे। तो हर एक टेस्ट जो बना रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, वो कल्चर या जियोग्राफिकल जो पर्टिकुलर एरिया को लेकर क्या हम सभी पर अप्लाई कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो वो वैलिडिटी शो करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इफेक्ट आता है रोजनथाल इफेक्ट। आपको बार बार तो नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट इफेक्ट है, शायद आपके यूजीसी नेट में भी आता है ना, आपको वहाँ पर हेल्प कर देगा, आता तो कन्फर्म है, शायद नहीं है। तो रोजनथाल इफेक्ट अगर मैं अभी इस हाल फिलहाल बता दूँ, इन शॉर्ट बताऊँगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, कि रोजनथाल इफेक्ट में क्या होता है। जैसे कि एक टीचर है, टीचर ने क्या किया, किसी एक बच्चे को परसुएट किया कि अरे यार तुम तो इंटेलिजेंट हो। उस परसुएशन से वो क्या होगा, बच्चा मोटिवेट होगा कि शायद मुझे और पढ़ना चाहिए,
और वो क्या करेगा, घर जाकर फिर पढ़ना शुरू करेगा, यूनिट टेस्ट में फिर अच्छे मार्क्स आएंगे, फिर उसको परसुएट किया जा रहा है, अरे यार तुम तो काफ़ी अच्छे हो, तुम्हारे तो इंटेलिजेंस, क्या तुम घर ट्यूशन लगाई हुई है? नहीं मैडम मैंने नहीं लगाई। फिर उसके पेरेंट्स की जो प्रेज़ की जाती हैं, ऐसे करके क्या किया जाता है, उसके बिहेवियर में चेंज किया जा रहा है। तो रोजनथाल इफेक्ट क्या कहता है, पिग्मेलियन इफेक्ट भी इसको बोल दिया जाता है कि इस तरह से हम किसी पर्टिकुलर बिहेवियर में चेंज कर सकते हैं। तो ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पर डाल दिया रोजनथाल इफेक्ट। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई थिंक वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आज की वीडियो से कवर हो गए हैं। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी क्या होती है, कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स रिसर्च में कैसे यूज़ करते हैं, सभी हमने कवर करने की कोशिश की। नोट्स के लिए आपको ₹9 जस्ट पे करना होगा। यू कैन कॉन्टैक्ट विद अस ऑन व्हाट्सएप नंबर एंड थ्रू ईमेल आईडी। और आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं फर्दर अपडेट्स के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।